बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्लास होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन के बारे में। अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया ये पढ़ना है आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टॉप 100 MCQs के बारे में चर्चा करेंगे। AAC 104 वाला जो कोड है, इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? बताएं। AAC 104 वाला जो कोड है उसका ये मॉडल पेपर है और 105 वाला आपका कल दे दूंगा, ठीक है। तो उसको लेकर के परेशान नहीं होइएगा और जैसे ही आपका पेपर हो तुरंत आप हमारे पास ये पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं सॉल्व करवा दूं। क्लियर? चले, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। बिल्कुल, वेदव्यास का ही पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका पहले का फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो वेदों की संख्या कितनी भैया? वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ठीक है। 6 वेदांग, वेदांगों की संख्या पूछेगा तो 6 वेदांग है। आपसे पूछेगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ वेद पुराण जो मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे पुराना जो ब्राह्मण साहित्य है वो भी वेद है। आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य कौन सा है, तो वो भी वेद ही है, ठीक है। अच्छा बताएं, किस वेद में 10 मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इनमें से क्या नहीं, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, महाभारत या अभिलेख? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा वेद आर्य जाति का प्राचीनतम रचना है? आर्य जाति की प्राचीनतम रचना कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। अच्छा बताएं, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं, ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं भैया? पांचवे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, वैदिक कालीन 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? तो किस में मिलता है 10 राज्य, मतलब कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन? फटाफट से आप बताएंगे। तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर हुआ था 10 राग युद्ध? तो रावी नदी के तट पर हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बात ऋग्वेद में पता चलती है। तो प्रश्न क्या पता? वैदिक कालीन 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। और ये 10 राग जो युद्ध है, इसके बारे में आपको बता दूं, 10 राग युद्ध जो हुआ था ये पुरु और भरत के बीच में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। भरत जन जो था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे, उसका नेता था सुदास, और एक प्रकार से जो है बाकी जो पुरु था वो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10 राज्य का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है, ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में वर्णन है। सातवां प्रश्न है, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? तो भारत के संगीत का जो मूल है वो साम वेद को माना जाता है। साम वेद यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा साम वेद, बिल्कुल। आठवां प्रश्न, यज्ञों के नियमों एवं विधि विज्ञानों का संकलन किस वेद में मिलता है? यज्ञों का नियम, विधि, खास करके यज्ञों की और विधान वगैरह जो है, उन सभी का संकलन आपको यजुर्वेद में मिलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर प्रश्न, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूक्त जो है आपका किस वेद से रिलेटेड है? पुरुष सूक्त बताएंगे सभी लोग। पुरुष सूक्त जो है
किससे रिलेटेड है भैया? तो पुरुष सूक्त जो है ये आपका ऋग्वेद से रिलेटेड है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुरुष सूक्त क्या, देखिए पुरुष सूक्त की अगर बात की तो बिल्कुल आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? बताएं किस वेद में? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। पुरुष सूक्त किस में संबंधित है? तो चलें 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया जाता है, मतलब कि किस नाम से और जाना जाता है वेदों को? तो संहिता के नाम से जानते हैं वेदों को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किसमें लिखे गए हैं? तो गद्य में लिखे गए हैं, और वो भी सरल गद्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, जैसे कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐतरेय और कौतिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हैं, ठीक है। ऐसे ही और वेदों के आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब अगर नए आए हैं तो कर दीजिएगा। ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? बताएं, ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऐतरेय और कौतिकी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन गलत है इनमें से? देखिए, ऋग्वेद का जो एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका ऐतरेय और कौतिकी है, तो यहाँ पर पंचविश नहीं होगा। तो पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये सामवेद का है, तो इसका बी वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी सामवेद पंचविश। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ, ये भी ठीक है। और अथर्ववेद में गोपद, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि गोपद ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो साहित्य है वो अथर्ववेद से संबंधित है, और तैत्तिरीय और शतपथ जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश ब्राह्मण साहित्य जो है सामवेद से संबंधित है, और जो आपका ऐतरेय और कौतिकी है ये ऋग्वेद का है। तो इसका गलत आपसे पूछा गया था जोड़ा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी यही गलत है। आगे देखेंगे वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग जो है बेसिकली वेद के अंग ये इसलिए बनाए गए थे ताकि वेदों को पढ़ा जाए, वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है वेदांगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभारत की रचना किसमें की गई, मतलब किसने की है? महाभारत की रचना बताएं फटाफट से। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है महाभारत। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाभारत की रचना किसने की? बताएं। तो महाभारत की रचना किसने करी है? महर्षि वेदव्यास जी ने करी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? पुराणों की रचना किसने करी भैया? तो लोमर्स ऋषि और उग्रश्रवा, इन लोगों ने एक प्रकार से पुराणों के रचयिता हैं ये सब। कुल मिलाकर के 18 पुराण है, जिनमें से अलग अलग पुराणों की रचना अलग अलग विद्वानों ने की है, लेकिन रचयिता लोमर्स और उग्रश्रवा को माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण अधिक प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है? तो कौन सा पुराण अधिक प्राचीन और जो है प्रमाणिक है? मत्स्य पुराण जो है सबसे अधिक प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य सीमा का वर्णन किस पुराण में मिलता है? बताएं। तो गुप्तों की शासन पद्धति और साम्राज्य सीमा का वर्णन मिलता है वायु पुराण में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में, धर्म सूत्रों में, पुराणों में या स्मृतियों में? तो वर्ण व्यवस्था का जो एक प्रकार से वर्णन मिलता है सर्वप्रथम किस में मिलता है भैया? वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है धर्म सूत्रों में। और वर्ण व्यवस्था में आप देखते हैं क्या श्लोक है, ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराज्जान्यः कर्ता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। अगला प्रश्न, धर्म सूत्र किसमें लिखे गए हैं? फटाफट से आप बताएंगे। धर्म सूत्र बेसिकली गद्य में लिखे गए हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों में कौन सी स्मृति सबसे अधिक प्रमाणित है और पुरानी मानी जाती है? स्मृतियों में कौन सी स्मृति सबसे अधिक प्रमाणित
और पुरानी मानी जाती है, तो मनुस्मृति ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किस पिटक में किया गया है? दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना का जो वर्णन है ये आपका किया गया अभिधम्म पिटक में, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक जो हैं इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रकार से बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत, भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है ऋग्वेद को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है, कब्रिस्तान एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो कब्रिस्तान एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा स्थल से ही है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं? तो मुहरों पर खुदे हुए मिले हैं। और आप ये बताएं, हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि कैसी है? तो उनकी लिपि चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि में हड़प्पा की चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पिटक शब्द का क्या मतलब होता है? पिटक शब्द का मतलब होता है किताब, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अच्छा, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है ही। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। विक्रमांक देवचरित पुस्तक किसने लिखी है? बिल्हड़ ने लिखी है, ठीक है। ये सब राज तरंगड़ी किसकी है? कल्हड़ की है। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, नज़दीक बैठना, ये उपनिषद का मतलब होता है। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है केनोप उपनिषद, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में। अच्छा, ये बताएं, किस वेद को ब्रह्म वेद कहते हैं? अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहते हैं। अथर्ववेद को विज्ञान कांड भी कहा जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र बात ये सब आपको अथर्ववेद में मिल जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, जो है पंचविश मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसको क्या कहते हैं? उसको महाब्राह्मण कहते हैं। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। यजुर्वेद संकलन है किसका? यज्ञ की विधियों और मंत्रों का यजुर्वेद संकलन है, ओके। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप उन प्रश्नों को कर दीजिएगा बहुत ही सरल तरीके से। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न जो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर वो आ चुका है 28 नंबर, यानी अभी तक 26 नंबर प्रश्न आपके हो गए, वहाँ पर थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ हो गई थी। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल, डील वाला बैल जो डील निकली होती पीठ पर, तो डील वाला बैल क्या था? तो पवित्र पशु मानते थे डील वाले बैल को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर ही है, ठीक है। हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी बेसिकली ये यमुना नदी की उपनदी है हिंडन नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनावली से प्राप्त हुआ है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बनावली पड़ता है हिसार जिले में, हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है, तो आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपत देवता की पूजा करते थे। पशुपत एक संप्रदाय है, भगवान शंकर से संबंधित एक प्रकार से संप्रदाय है, यानी पशुपत भगवान शंकर ही है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है? देखिए, गाय नहीं प्राप्त होता, बाकी गज, वृक्ष और व्याघ्र प्राप्त होते हैं हड़प्पा की मोहरों पर, इनके फोटो। 34 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था, बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था, रावी नदी के तट पर स्थित था, बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न, मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने करी थी, बताएं। तो मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज करी थी किसने? विशाल स्नानागार की या महान स्नानागार की खोज करी थी आर डी बनर्जी ने, यानी राखाल दास बनर्जी ने। कब करी थी? 1922 में करी थी, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सैंधव वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
सैंधव वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना उनकी, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उनकी सड़कें समकोर पर काटती थी, नालियां ढकी हुआ करती थी। 39 नंबर प्रश्न, हड़प्पा स्थल की खोज खुदाई किसने करवाई? तो हड़प्पा स्थल की खोज या खुदाई किसने की थी? तो किसने करी थी भैया? दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी? 1921 में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से आपके। 41 नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो लोथल जो था ये माना जाता था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे पक्की ईंटों के, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बताएं 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, एक जुटे हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, तो एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान का इलाका है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कि आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उन्हीं के आक्रमण से, मार्टियर व्हीलर ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न, किस हड़प्पीय स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, बताएं किस हड़प्पीय स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं भैया? तो लोथल से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा, तो लोथल से मिला है। 48 नंबर प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से 7 अग्निकुंड मिला है, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पन स्थल से पकी हुई मिट्टी का पैमाना मिला है? तो हड़प्पा के किस स्थल से पकी हुई मिट्टी का पैमाना मिला है? कालीबंगा से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा से, आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किस हड़प्पीय स्थल से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है? लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, बताएंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। अच्छा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताइए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? शेर के, गाय के, इन सभी के प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, गाय के नहीं प्राप्त हुए थे, शेर के प्राप्त, व्याघ्र के प्राप्त हुए थे। ओके, अच्छा बताएं, गोप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, गोप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, वैदिक धर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है होता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा बताएं, महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? पंडिता कहा गया है महाभारत में द्रौपदी को, ये सब प्रश्न आ सकता है। महाकाव्य रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग से। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार किसको मानते हैं? शेषनाग को। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले
53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, बताएं। वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, स्मृतियां नहीं सम्मिलित हैं, संहिताएं यानी वेद, आरण्यक और उपनिषद संकलित हैं, स्मृतियां नहीं हैं। 54 नंबर प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है क्या? वेदों को ही क्या कहते हैं भैया? वेदों को श्रुति कहा जाता है, बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? बताएं। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो विलियम जोन्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा इसका। 57 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पगला मतलब पालागल से क्या तात्पर्य था? उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या मतलब होता था? पालागल, पालागल का मतलब होता था भैया, पालागल का मतलब होता था संदेश वाहन, संदेश वाहक को पालागल कहते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 58 नंबर प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसको पुनर्भू कहते थे, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? 33, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित नहीं है? देखिए, उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये तीनों संस्कार विद्या से संबंधित हैं। ब्रह्मचर्य संस्कार जो होता है ये विद्या अध्ययन के दौरान किया जाता है। उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत जो धारण करते बच्चे, यज्ञ शिक्षा से पहले शिक्षा जब तक आप यज्ञोपवीत नहीं धारण करते तब तक नहीं मिलती है। समावर्तन संस्कार जब विद्या अध्ययन हो जाता है, लौट करके घर पे आने की क्रिया जो होती है, यानी कि जिसको आप समावर्तन को क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में कन्वोकेशन, ठीक है, दीक्षांत समारोह जो होता है वो सब समावर्तन संस्कार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सीमांतोन्नयन जो होता है ये एक प्रकार से संस्कार शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, बताएं। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 64 नंबर, ऋग्वैदिक काल में निष्क अलंकरण होता था, निष्क जो होता था ये गले का आभूषण होता था, दा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस आवाज से परिचित थे? ऋग्वैदिक आर्य किस आवाज से परिचित थे? तो जौ से मतलब किस अनाज से परिचित थे? किस अनाज से? जौ से परिचित थे, ए ऑप्शन। 66 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी भैया? गेहूं और चावल, सा आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, गेहूं और चावल, आ ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु है, 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपनिषदों की विषय वस्तु है, दर्शन जो है उपनिषदों की विषय वस्तु है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस वेद में दवाओं का वर्णन मिलता है? किस वेद में दवाओं का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 69 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया था? तो भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया था? सप्त सिंधु प्रदेश में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 70 नंबर, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 71 नंबर, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है? ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है? सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है, बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 72 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 73 नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है, सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, अथर्ववेद में, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उद्धृत है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से उद्धृत है, निकला है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा इसका। 76 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे, 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे पूषण, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न है, गोत्र का संबंध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है किसमें? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, बताएं वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे भैया? ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी भाई बताएं? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है पूर्ण रूप से, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 83 नंबर देखेंगे, ऋग्वैदिक काल की जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल की जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी बताएं? 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी, द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भैया? तो सारनाथ में दिया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था बताएं? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता? 85 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न में, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था नेमिनाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम था बचपन का। तो इसका नेमिनाथ आग बुक वगैरह में दिया है, बाकी वर्धमान तो इनका वर्धमान भी इनका नाम था, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा हटा दीजिए। आगे देखें 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? 24वें तीर्थंकर हैं जो है महावीर स्वामी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, चले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ इनमें से नहीं है? देखिए महाभाष्य जो है ये पतंजलि की रचना है महाभाष्य, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। चंद्र व्याकरण व्याकरण से संबंधित ही ग्रंथ है। अब ये बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए महाभाष्य, अष्टाध्यायी और चंद्र व्याकरण ये सब व्याकरण ग्रंथ हैं। इंडिका ये एक प्रकार से इतिहास ग्रंथ है, मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, इंडिका एक जो है व्याकरण ग्रंथ नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। 88 नंबर प्रश्न है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित था? वो त्रित्सु जन से संबंधित था। किससे? त्रित्सु जन था, उससे संबंधित था। जन मतलब की जनपद, ठीक है। तो त्रित्सु जो है राज्य से या जनपद से संबंधित था। कौन? राजा सुदास, जिसने जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया था, 10 राग युद्ध लड़ा था। आगे देखेंगे 89 नंबर प्रश्न, 10 राग युद्ध किन दो जनों के बीच में हुआ था? 10 राग युद्ध जो हुआ था ये पुरु और भरत के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न, भरत जन जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे वह नेता था, बताएं। भरत जन जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे उसका नेता था सुदास, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 91 नंबर प्रश्न है, सुदास जो भरत जन से संबंधित था उसके विरुद्ध 10 राजाओं का संघ था, जिसके पुरोहित कौन थे? जिसके पुरोहित थे वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 92 नंबर, सुदास और 10 राजाओं के संघ युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका रावी नदी के तट पर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न है त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो किससे संबंधित है भैया? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है, ये सब पिटक इसी से रिलेटेड। विनय पिटक। 94 नंबर प्रश्न, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित हैं? तो त्रिपिटक के विनय
पिटक में ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं जो दी गई हैं वो त्रिपिटक के विनय पिटक में दी गई हैं। 95 नंबर प्रश्न है, धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना का पिटक मतलब किस पिटक से संबंधित है। धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना का संबंध किस पिटक से है, तो सुत्त पिटक से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, तो किस पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, अभिधम्म पिटक में मिलता है। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के पूर्वजों मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ किस बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध ग्रंथ में मिलती हैं, तो बुद्ध के महात्मा बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानियाँ किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती हैं, तो जातक कथाओं में मिलती हैं। द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, मिलिंद पहो किसकी रचना है। मिलिंद पहो किसकी रचना है, नागसेन की रचना है। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, हिंदू यमन शासक मेनेकर के विषय में सूचना किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो मिलिंद पहो में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। 100वां नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मान करके उनका चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है, तो ललित विस्तार में ऐसा माना गया है। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 101 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, आगम जो सिद्धांत है वो किस साहित्य में मतलब किस साहित्य को कहा जाता है, किस साहित्य से संबंधित है, तो जैन साहित्य में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 101 प्रश्नों को समझ लिया 31 मिनट में, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको बताया। अच्छा बताएं, कल्पसूत्र की रचना किसने करी, जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने करी है। ओके, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, तो मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में हम। चलिए, तो ये सब प्रश्न आप जो है तैयार कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, 24वां तीर्थंकर कौन है, महावीर हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। महावीर का जो वास्तविक नाम वाला प्रश्न था उसमें आप जो है लगा सकते हैं महावीर में, जैसे वो क्या नाम था, वर्धमान महावीर, ठीक है, वर्धमान लगा सकते हैं, ठीक है। महावीर कहाँ पैदा हुए थे, तो कुंडग्राम में पैदा हुए थे महावीर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, आलार कलाम कौन था। आलार कलाम जो था ये गौतम बुद्ध का शिक्षक है, ये बात ध्यान, यानी गुरु थे, गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24 तीर्थंकर हुए कुल मिलाकर के। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थंकर। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताएं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको कई प्रश्न बता दिए हैं, तो ये सब प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो होगा अगला जो प्रश्न होगा आपका 105 वाला, वो भी जल्दी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।